Good evening. How are you? Let us discuss anthropology. एंथ्रोपोलॉजी में हम आज डिस्कस करते हैं ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ की डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। ओके, एजिंग क्या है, सेनिसेंस क्या है, थ्योरीज, ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन फिजिक एंड सोमैटोटाइप्स क्या है, और डिफरेंट मेथडोलॉजीज क्या है ग्रोथ स्टडीज की। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है, अब ह्यूमन ग्रोथ क्या है? ह्यूमन ग्रोथ का मतलब होता है कि जब हमारी कुछ क्वांटिटी जो है वो बढ़ती है ओवर टाइम, मींस देयर इज फिजिकल इंक्रीज इन क्वांटिटी ओवर टाइम। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है। ओके, और दूसरी जनरल फिजिकल अपीयरेंस वो हो सकती है। ओके, देन उसके बाद आता है डेवलपमेंट क्या चीज है। डेवलपमेंट, देयर इज ए फिजिकल इंक्रीज इन क्वांटिटी, बट डेवलपमेंट में क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज आती है बॉडी में। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंज आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंज आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब डिफरेंट फिजिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के? पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। एक यूनिफॉर्म ग्रोथ जो है वो एक यूनिफॉर्म रेट में नहीं होती है। तो जो हर एक डिफरेंट स्टेज जो होती है ग्रोथ में, तो आउटकम जो है वो होते हैं डिफरेंट करते, वैरी करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो बेसिकली फॉलो करती है सिग्मा शेप्ड कर्व। तो कुछ पीरियड में चाइल्ड की लाइफ में जो ग्रोथ आता है वो एक्सेलरेट करता है, या फिर कुछ टाइम पीरियड में ग्रोथ जो है वो डिसएलरेट करती है। ओके, टिश्यूज जल्दी डेवलप करते हैं, एक स्टेज के बाद टिश्यू की डेवलपमेंट रुक जाती है, कम हो जाती है, स्लोली डेवलप होता है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न की। दूसरी आती है प्रिंसिपल ऑफ सिफालो काउडल। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सिफालो काउडल? नो, प्रिंसिपल ऑफ सिफालो काउडल सेज दैट इसमें हेड और फेस में जो ग्रोथ है वो कम होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हेड और फेस में प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो चुकी होती है। तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है वो प्रोग्रेसिव है। ठीक है, हेड एंड फेस में।
तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सिफालोकाउडल। प्रिंसिपल ऑफ सिफालोकाउडल सेज दैट जो हेड और फेस की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो क्या करती है, देयर इज ए डिक्रीज इन फेस, प्रोग्रेसिव डिक्रीज होती है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल सेज दैट आगे बढ़ते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल कि डेवलपमेंट जो है ना बॉडी की सेंटर पार्ट से आउटवर्ड डेवलप होती है, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो प्रोसीड करती है सेंट्रल पार्ट से आउटवर्ड प्रोसीड करती है, ठीक है। सेंटर पार्ट से आउटवर्ड मींस सेंटर पार्ट है बॉडी का, तो ऐसे आउटवर्ड प्रोसीड करेगी, आउटवर्ड प्रोसीड करेगी। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रिंसिपल ऑफ सिफालोकाउडल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या करती है? डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्री नेटल में डेवलपमेंट होती है और चलती रहती है कब तक? जब तक एंडर नहीं होता। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल, चाइल्ड जो है वो पहले हैंड मूवमेंट सीखता है, उसके बाद फिर वो फिंगर मूवमेंट सीखता है। हैंड मूवमेंट सीखी, फिंगर मूवमेंट सीखी, फिर बोथ हैंड एंड फिंगर टुगेदर, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो क्या होता है, मूवमेंट जो है ना पहले होल में होती है, फिर पार्ट्स में होती है, फिर पार्ट से होल में होती है, तो इंटीग्रेशन होता है होल एज वेल एज इट्स पार्ट। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन हाई रेट ऑफ ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट, बट नॉट हैव द सेम पेस ऑफ मेंटल हेल्थ। हो सकता है मेंटली इतना डेवलप ना हो, सोशली इतना डेवलप ना हो, हाइट उसकी बड़ी हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं देयर इज ए लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट एरिया। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हर एक जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो होता है, लेकिन हाँ पहले वो वॉक करना सीखता है, ठीक है। तो बट द टाइम एट विच चाइल्ड टेक्स हियर फर्स्ट स्टेप में वेरी, वो वेरी कर सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सो ये कुछ प्रिंसिपल थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले था प्रिंसिपल ऑफ सिफाउडोसल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टिल, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्म इन द डेवलपमेंट रेट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेस होती है। ग्रोथ प्री नेटल से शुरू हो जाती है और डेथ तक चलती रहती है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में बॉडी के अंदर चेंजेस जब आती है उसको बोलते हैं ग्रोथ, और क्वांटिटेटिव डेवलप चेंजेस जब आती है बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो अब स्टेजेस क्या हैं ग्रोथ के? स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस हैं ग्रोथ के, ठीक है। प्री नेटल है,
ओके, तो डिफरेंट प्री नेटल है, देन उसके बाद नेटल है, उसके बाद फिर इन्फेंट है, देन चाइल्डहुड है, देन एडोलिसेंस है, देन उसके बाद मैच्योरिटी है, देन सेनिसेंस है। डिफरेंट स्टेजेस हैं ग्रोथ की। प्री नेटल है, नेटल है, इन्फेंट है, चाइल्डहुड है, अडल्टहुड है, मैच्योरिटी है, सेनिसेंस है। तो डिफरेंट पीरियड में फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, और साइको सोशल डेवलपमेंट भी होती है। साइकोलॉजिकल साइको सोशल डेवलपमेंट होती है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, और फिजिकल डेवलपमेंट होती है। ओके, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब देयर आर डिफरेंट थ्योरीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में हेरिडिटरी का भी रोल होता है और एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं? हार्मोन्स हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। हमारा हेरिडिटरी है ना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जीन्स ट्रांसफर होती हैं, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड थ्रू देयर जीन्स, जीन्स के जरिए। ठीक है, कुछ हार्ट डिसीजेस होती हैं, डायबिटीज होती हैं, ओबेसिटीज होती हैं, तो ये हम जीन्स के थ्रू पास हो जाती हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को एडवर्सली इफेक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। उसके बाद एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, हमने एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है। कोल्ड क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स है, हमने बर्गमैन्स रूल पढ़ा, हमने एलर्ट्स रूल पढ़ा, हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, न्यूट्रिशन का क्या असर होता है, ठीक है, हेरिडिटरी का क्या असर होता है, हार्मोन्स का क्या असर होता है, फैमिली का इन्फ्लुएंस होता है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इम्पैक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, लाइफस्टाइल इम्पैक्ट करता है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन से इम्पैक्ट करता है, हमारे जो फैमिली है वो इम्पैक्ट करती है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। न्यूट्रिशन इम्पैक्ट करता है, बर्गमैन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, हार्मोन्स इम्पैक्ट करते हैं। अब हार्मोन्स जो है वो वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडीज को, तो हार्मोन्स जो है वो डिफरेंट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि और बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिजिकल ग्रोथ के लिए, साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हार्मोन्स का होना बहुत जरूरी है, बैलेंस्ड हार्मोन्स। अब इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे इम्पैक्ट होता है? हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, हेरिडिटरी है, ठीक है, एनवायरमेंट में लाइफस्टाइल है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। हार्मोन्स हैं, न्यूट्रिशन है, फैमिली है, ये हमारे। तो कल्चरल बिहेवियर कैसा है हमारा, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग को इम्पैक्ट करता है, चाइल्ड की केयर को इम्पैक्ट करता है, राइस कंज्यूम करते हैं, मीट करते हैं, मिल्क करते हैं, क्लीनिनेस कितनी है, होम एनवायरनमेंट कैसा है,
ये सारे हमारे कल्चरल बिहेवियर का पार्ट। उसके बाद आता है एजिंग एंड सेनेसेंस। अब एजिंग क्या है? एजिंग ये है डीजेनरेटिव चेंजेस जब आती है ना बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं एजिंग। और सेनेसेंस क्या है? ये सारे डेवलपमेंट प्रोसेस हैं जो कि वो सारे सिम्टम्स जब क्लोज ऑफ डेथ सिम्टम बिकम्स अपरेंट। क्या क्या? जब डेथ्स के पास जो सिम्टम्स, डेथ्स के नजदीक आने पर जो सिम्टम्स आते हैं, जब अपरेंट हो जाते हैं डेथ्स के सिम्टम्स, तो उस टाइम पे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है उसको हम बोलते हैं सेनेसेंस। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है। एजिंग एक डीजेनरेटिव चेंजेस है, एक डीजेनरेटिव चेंजेस है, और एक क्या है? डेवलपमेंटल स्टेजेस है। ठीक है। अब होता है क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज क्या होती है। अब कितने इयर्स पास हो गए हैं हमारी बर्थ के बाद, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल एज। हाउ ओल्ड आवर सेल्स, हमारे रियल सेल्स रियली किस ओल्ड के हैं वो हमारे, तो हमारी रियल एज को, बायोलॉजिकल एज को हम रिवर्स कर सकते हैं हमारी लाइफस्टाइल से। ठीक है। तो हमारे सेल्स जो है वो, उसकी उम्र क्या है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय अटेंडिंग टू योर हेल्थ। ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज एंड बायोलॉजिकल एज। तो सेनेसेंस और डेथ में एजिंग में क्या फर्क है? एजिंग बेसिकली एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है, और सेनेसेंस बेसिकली वो डेवलपमेंटल स्टेज है जब डेथ्स के सिम्टम्स जो है वो अपरेंट हो जाए। ओके। अब कैसे करते हैं हम बायोलॉजिकल एज को डिवाइड? अब बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एजिंग क्या है? थ्योरीज ऑफ एजिंग, तो एजिंग बेसिकली हमने कहा डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। ठीक है। अब एज के रिलेटेड चेंजेस को हम बोलते हैं एजिंग। और कोई भी थ्योरी जो है वो सफिशिएंटली एबल नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। एजिंग क्या है? एजिंग कैसे होती है? इसमें बायोलॉजिकल थ्योरीज है एजिंग की, सोशल थ्योरीज हैं एजिंग की, और डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं एजिंग। अब बायोलॉजिकल थ्योरीज क्या है? तो बायोलॉजिकल बेसिकली एक प्रोग्राम थ्योरी है। तो एक हर एक पर्सन का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। तो जब एट द टाइम वो टिकिंग करना शुरू कर देता है जब कंजप्शन होता है।
कंसेप्शन होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल थ्योरी है कि एक इसको हम प्रोग्राम थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो एक नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ सेल डिविजन्स वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती हैं। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल थ्योरी और प्रोग्राम थ्योरी। दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी। माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जब तक प्रोडक्शन है तो स्लो एजिंग होती है, प्रिवेंशन होती है, लेकिन जब उसकी डिक्लाइन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया तो एजिंग हो जाती है। ठीक है, तो एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका रिलीज करता है। ठीक है, तो ये पावर प्रोड्यूसिंग पार्ट है जो कि हर एक सेल जो होता है ऑर्गन का, उसके सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बोलती है? मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है एजिंग जो है वो डिपेंड करती है जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो एरर कोई आ जाए डीएनए में, राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए में एरर आ जाए तो उसको वजह से क्या होता है? एजिंग होती है। मॉलिक्यूलर थ्योरी। आगे मूव ऑन करते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी, अब आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी क्या है, हर सेल में होता है, तो जब इसकी डिक्लाइन हो जाता है तो डेथ हो जाती है। मॉलिक्यूलर थ्योरी एजिंग हो जाती है। मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से जो है वो हमारी एजिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद आती है सेलुलर थ्योरी। तो सेलुलर थ्योरी कहती है कि सेल की जब डैमेज हो जाती है तो एजिंग हो जाती है। तो चार हमने बायोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ी। प्रोग्राम थ्योरी, ठीक है, तो जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी, देन माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी, देन सेलुलर थ्योरी, देन मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, तो उसके बाद आती हैं सोशल थ्योरी। तो सोशल थ्योरी एक एक एज के बाद क्या होता है कि बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है, रोल्स उसके चेंज हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स उसका चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी एजिंग हो जाती है। रोल चेंज हो जाता है, रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। ठीक है ना? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिसएंगेजमेंट थ्योरी आती है। डिसएंगेजमेंट थ्योरी कहती है तो सोशल इंटरेक्शन से क्या करता है, वो आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, दैट इज डिसएंगेजमेंट थ्योरी। उसके बाद आती है एक्टिव थ्योरी। एक्टिव थ्योरी क्या बोलता है? एक्टिव थ्योरी कहता है कि सक्सेसफुल एजिंग अकर्स जब एल्डर जो है वो एक्टिव रहता है और सोशल इंटरेक्शन करता है। एजिंग तो होगी लेकिन सक्सेसफुल एजिंग होगी। डिसएंगेजमेंट थ्योरी है जब वो अरे पार्टिसिपेट नहीं करता सोशल इंटरेक्शन में। एक्टिव थ्योरी में वो पार्टिसिपेट करता है सोशल इंटरेक्शन में। डिसएंगेजमेंट थ्योरी, एक्टिविटी थ्योरी एंड कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। अब कॉन्टिन्यूटी किस चीज की? एक्टिव थ्योरी भी, एक्टिविटी थ्योरी अलग भी है, तो कॉन्टिन्यूटी थ्योरी अलग है। तो उसके बाद आगे कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। फर्स्ट इज द डिसएंगेजमेंट थ्योरी, सेकंड इज द एक्टिविटी थ्योरी एंड थर्ड इज द कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। अब तो
एक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है? एक्टिविटी थ्योरी कहती है कि कॉन्टिन्यूटी थ्योरी कहती है कि अगर वो लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करके रखता है तो एजिंग जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो सोशल थ्योरी में आती है कॉन्टिन्यूटी थ्योरी, एक्टिविटी थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ डिसएंगेजमेंट, द डिसएंगेजमेंट थ्योरी। तो ये चार थ्योरीज हैं, चार थ्योरीज बायोलॉजिकल की हैं, सोशल थ्योरीज तीन है, ठीक है। ये आगे एजिंग थ्योरी। देन उसके बाद आती हैं डेवलपमेंटल थ्योरीज। डेवलपमेंटल थ्योरीज आती हैं, तो डेवलपमेंटल थ्योरीज में हम बात करते हैं, ये लाइफ कोर्स थ्योरीज भी हैं। तो पहली आती है एरिक्सन थ्योरी, एरिक्सन थ्योरी। दूसरी आती है हैविग-हर्ट्ज थ्योरी, थर्ड इज पैक्स थ्योरी। तो एरिक्सन थ्योरी क्या बोलती है कि हमारे कुछ डेवलपमेंट के टास्क होते हैं, स्टेजेस होती हैं, वो इंडिविजुअल जो है वो पूरे लाइफ स्पैन उस डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है। ट्रस्ट विथ टास्क होते हैं, ट्रस्ट विथ मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, डाउट वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो द लास्ट ऑफ द थ्री स्टेजेस इज द डोमेन ऑफ अडल्टहुड। बट इसमें अगर टास्क में अगर सक्सेस नहीं मिल जाती है तो प्रॉब्लम मिल जाती है, आ जाती है लेटेस्ट लाइफ में, ठीक है। तो जो ओल्डर अडल्ट्स में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, ये क्रॉसपॉन्ड करती हैं टू डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ईगो वर्सेस डिसअपियर, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, डाउट वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इस तरह से क्या है, 8 स्टेजेस है डेवलपमेंट की, इसको हम बोलते हैं एरिक्सन थ्योरी। देन उसके बाद आता है पैक्स थ्योरी। पैक्स ने क्या किया, एक्सपैंड किया एरिक्सन की थ्योरी को और उसने लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर फोकस किया, ठीक है। ईगो वर्सेस ईगो, body transcendence versus body preoccupation. Preoccupation is a phase concerned with enjoyment of life in the face of physical discomfort associated with aging. अब एजिंग के साथ क्या होता है, फिजिकली बॉडी वीक हो जाती है, फिजिकली डिस्कम्फर्ट है जो होता है एजिंग के साथ, तो उसमें आता है बॉडी ट्रांसेंडेंस वर्सेस बॉडी प्रीऑक्यूपेशन, दो चीजें आती हैं। फिर आता है इको ट्रांसेंडेंस वर्सेस ईगो प्रीऑक्यूपेशन। इसे फेज जिसमें एबिलिटी होती है फ्यूचर जनरेशन की रादर देन वंस ऑन एविटेबल डेथ, ओके। ईगो ट्रांसेंडेंस वर्सेस ईगो परसेप्शन और बॉडी ट्रांसेंडेंस वर्सेस बॉडी प्रीऑक्यूपेशन। तो ये पैक्स थ्योरी ने दिया था। तो पैक्स ने एलैबोरेट किया एरिक्सन थ्योरी को, इन्होंने कहा बॉडी ट्रांसेंडेंस वर्सेस बॉडी प्रीऑक्यूपेशन पे फोकस करना चाहिए और ईगो ट्रांसेंडेंस वर्सेस ईगो प्रीऑक्यूपेशन पे फोकस करना चाहिए ओल्ड एज में, पैक्स थ्योरी ने कहा। एरिक्सन थ्योरी ने कहा डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं फॉर द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम,
डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इस तरह की स्टेजेस होती हैं। एरिक्सन थ्योरी, पैक्स थ्योरी और तीसरी थ्योरी थी हैविकहर्ट्ज थ्योरी। हैविकहर्ट्ज थ्योरी ने कहा कि एजिंग को और स्पेसिफिक टास्क, हर एक एजिंग के साथ स्पेसिफिक टास्क को डिफाइन किया फॉर लेटर लाइफ। थ्योरी डिटेल्स द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड डिफाइन स्पेसिफिक टास्क फॉर लेटर लाइफ। ठीक है, तो क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एजिंग में? तो पहले वो वॉक करना सीखता है, उसके बाद टॉक करना सीखता है, उसके बाद स्कूल में स्किल्स सीखता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बनता है, ऑक्यूपेशन के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो सीखता है, लाइफ पार्टनर चूज करता है, फैमिली को टेक केयर करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो करता है फुलफिल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ एडजस्टमेंट करता है, हेल्थ के साथ डिटेरियोरेटिंग हेल्थ के साथ एडजस्टमेंट करता है, रिटायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करता है, लॉस ऑफ स्पाउस के साथ एडजस्टमेंट करता है। तो दिस इज, तो डिफरेंट एज में डिफरेंट डेवलपमेंटल टास्क कैरी आउट करने होते हैं। किसने कहा था? ये कहा था हैविकहर्ट्ज ने। तो हमने पढ़ी एरिक्सन थ्योरी, पैक्स थ्योरी, देन थर्ड पढ़ी हैविकहर्ट्ज थ्योरी, हैविकहर्ट्ज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। उसके बाद आती है न्यू मैन्स थ्योरी। न्यू मैन्स थ्योरी कहती है कि जो एजिंग में हमें फिजिकल चेंजेस जो आती हैं उसके साथ कॉप अप करना चाहिए। ठीक है, तो रिटायरमेंट रोल, ग्रैंड पेरेंटिंग रोल, ये सारे एक्सेप्ट करने चाहिए। ओके, एज एजिंग के टास्क के ऊपर फोकस किया न्यू मैन्स थ्योरी ने। तो चार देखो, हमने एजिंग की थ्योरीज पढ़ी, बायोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ी, सोशल थ्योरीज पढ़ी, प्रोग्राम थ्योरी पढ़ी, बायोलॉजिकल थ्योरी पढ़ी, देन माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी पढ़ी, सेल थ्योरी पढ़ी, एक्टिव थ्योरी पढ़ी, डिसएंगेजमेंट थ्योरी पढ़ी, थ्योरी ऑफ एंगेजमेंट पढ़ी। देन उसके बाद हमने डेवलपमेंटल थ्योरीज पढ़ी, जिसमें एरिक्सन थ्योरी आती है, जिसमें पैक्स थ्योरी आती है, और थर्ड जिसमें न्यू मैन्स थ्योरी आती है। अब न्यू मैन्स थ्योरी क्या बोलता है? न्यू मैन्स थ्योरी कहता है कि आपने एजिंग में कोप करना है डिफरेंट फिजिकल चेंजेस के साथ। ओके, तो फिजिक होती क्या है बेसिकली? व्हाट इज फिजिक? तो बॉडी, इंडिविजुअल की बॉडी कैसी है, बॉडी फॉर्म कैसी है, फिजिक को हम क्या बोलते हैं? बॉडी की फॉर्म कैसी है। ठीक है, तो हम इसमें फिजिकल स्पेसिफिक फीचर्स की बात नहीं करते, हम एंटायर बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है उस पे, दैट इज ह्यूमन फिजिक। ओके, उसके बाद आता है सोमैटोटाइप्स। अब सोमैटोटाइप्स क्या आता है? आउटर मोस्ट को हम बोलते हैं सोमैटोटाइप्स। ओके, अब इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बॉडीज, तो अपीयरेंस कैसी है, तो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, दैट इज सोमैटोटाइप्स। उसके बाद वाइलॉस क्लासिफिकेशन। वॉयलास ने क्या किया? उन्होंने सोमैटोटाइप को डिवाइड किया। ठीक है, इन्होंने दिया लॉन्जी टाइप, ब्राची टाइप, नॉर्मो टाइप,
एंड मिक्स टाइप। इन्होंने क्या किया, लॉन्जी टाइप दिया, ब्राची टाइप दिया, नॉर्मो टाइप दिया और मिक्स टाइप दिया। लॉन्जी टाइप, ब्राची टाइप, नॉर्मो टाइप एंड मिक्स टाइप। ओके, ये वॉयलास की क्लासिफिकेशन थी। उसके बाद क्रैचमर्स की क्लासिफिकेशन आती है। क्रैचमर ने क्या किया, उन्होंने कौन से सोमैटोटाइप्स दिए, उन्होंने दिया पिकनिक, इसको फैट बोलते हैं, लैक्टोसोम थिन बोलते हैं, पिकनिक, लैक्टोसोम एंड एथलीट। क्रैचमर ने दिया 3 ग्रीक टर्म दी, पिकनिक, लैक्टोसोम एंड एथलीट। पिकनिक, लैक्टोसोम एंड एथलीट। और वॉयलास ने क्लासिफिकेशन में क्या दिया, लॉन्जी टाइप, ब्राची टाइप, नॉर्मो टाइप एंड मिक्स टाइप। उसके बाद शेल्डन्स ने सोमैटोटाइप्स, आउटर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बॉडी की। तो शेल्डन ने क्या कैसे किया, एंडोमॉर्फी, मिजोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। एंडो मीन्स राउंड बॉडी, मिजो मीन्स मैसिव मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, और एक्टोमॉर्फी मीन्स थिन बॉडी और लीन बॉडी एंड वीक मसल्स। ओके, उसके बाद हीथ एंड कार्टर मेथड ऑफ सोमैटोटाइप। तो इन्होंने भी एंडोमॉर्फी दिया, मिजोमॉर्फी दिया और एक्टोमॉर्फी दिया। ठीक है, तो वॉयलास की और क्रैचमर्स की क्लासिफिकेशन नहीं ज्यादा इतना पॉपुलर रही है, बट शेल्डन की एंड हीथ कार्टर की जो वो ये मेथड यूज किए जाते हैं। ओके, तो ह्यूमन फिजिक और सोमैटोटाइप्स में हमने क्या पढ़ा, हमने क्रैचमर वॉयलास की क्लासिफिकेशन पढ़ी, जिसमें आता है लॉन्जी टाइप, ब्राची टाइप, नॉर्मो टाइप एंड मिक्स टाइप। क्रैचमर की क्लासिफिकेशन में आता है पिकनिक, लैप्टोसोम एंड एथलीट। अब शेल्डन ने मेथड के कौन सा था क्लास सोमैटोटाइप का, एंडोमॉर्फी, मेक्टोमॉर्फी, एक्सोमॉर्फी। उसके बाद पार्नल्स मेथड भी था सोमैटोटाइप्स का। उसके बाद हीथ एंड कार्टर मेथड भी था सोमैटोटाइप, जिसमें एंडोमॉर्फी आता है, मिजोमॉर्फी आता है और एक्टोमॉर्फी आता है। ठीक है, तो ह्यूमन फिजिक क्या है, बेसिकली ह्यूमन फिजिक की बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इसमें हम स्पेसिफिक फीचर्स की बात नहीं करते, हम होल बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, एंटायर बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो सोमैटोटाइप्स क्या है, आउटर मोस्ट जो है ना हमारी ह्यूमन बॉडी का जो आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है, तो आउटर मोस्ट पार्ट को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन अपीयरेंस के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एंड चेंज के ऊपर। सोमैटोटाइप इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोमैटोटाइपिंग। तो सोमैटोटाइप को हमने क्या करना है, उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल कॉन्फॉर्मेशन है प्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 3 रेटिंग्स होती हैं इसकी, शेल्डन ने दी। प्रेजेंट मॉर्फोलॉजिकल कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, कॉन्फॉर्मेशन कैसी है, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्फॉर्मेशन। देखो, जो फिजियोलॉजी की है वो फंक्शंस के ऊपर को डिफाइन करते हैं, जो मॉर्फोलॉजी है वो एक्सटर्नल आउटवर्ड अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी करना प्रोसेस को सोमैटोटाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं सोमैटोटाइपिंग। तो डिफरेंट मेथड्स थे सोमैटोटाइपिंग के, वॉयलर ने दिए, क्रैचमर ने दिए, देन शेल्डन ने दिए, देन हीथ एंड कार्टर मेथड ने दिए। ठीक है,
तो ये है सोमैटोटाइप्स। उसके बाद हम ग्रोथ स्टडीज कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम एंथ्रोपोमेट्री क्या है, हम लिविंग इंडिविजुअल्स की हम मेजरमेंट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी करते हैं। अब क्रेनियोमेट्री क्या है, क्रेनियोमेट्री बेसिकली क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ठीक है। अब ग्रोथ स्टडी, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो ग्रोथ स्टडीज कैसे ह्यूमन ग्रोथ होती है, और 3 तरह की स्टडीज होती हैं ह्यूमन ग्रोथ स्टडीज, जिसमें हम टेक्निक्स को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन को स्टडी करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी आती है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आती है। क्रॉस सेक्शन में सब्जेक्ट को एक ही बार में पढ़ा जाता है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं। और तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम सब्जेक्ट्स को, जो अलग अलग एजेस के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उनको हम स्टडी करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूजिंग हम डिफरेंट चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज को एक टाइम पे स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, हम एक सब्जेक्ट की डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी करते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी मीन्स बड़े सारे सब्जेक्ट्स की एक पर्टिकुलर टाइम में स्टडी करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मीन्स कुछ सब्जेक्ट्स की हम, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसको स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स तक, ठीक है। तो क्रॉस सीक्वेंसिंग स्टडी, अब क्रॉस सीक्वेंसिंग क्या है, ये कॉम्बिनेशन है क्रॉस सेक्शन का और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का, ठीक है। क्रॉस सीक्वेंसिंग, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, क्रॉस सीक्वेंसिंग स्टडी, दिस आर द मेथड ऑफ ग्रोथ स्टडीज। ओके, आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देन उसके बाद आता है रेलेवेंस क्या है मीनोआर का, मीनोपॉज का फर्टिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये बिगेस्ट माइलस्टोन है विमेंस की लाइफ में, मीनोपॉज एंड मीनोआर, ठीक है। तो अब फर्टिलिटी जो है वो फीमेल की वो एज के साथ, एज के ऊपर इफेक्ट होती है, एज इफेक्ट करती है फर्टिलिटी को। अब मीनो आर्क क्या है, मीनो आर्क ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बोलते हैं मीनो आर्क। मीनो आर्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये रीजन के साथ वेरी करती है, रेस के साथ वेरी करती है, एथनिसिटी के साथ वेरी करती है, ठीक है। तो अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ओके। तो
कल्चरल फैक्टर्स हैं, तो ये इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। नो, व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज इज अ टाइम इन विच व्हेन women's is the time in women's lives when menstrual period stops. जब स्टार्ट होता है देन मेनोआर्क बोलते हैं, देन जब स्टॉप हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं तो जब स्टॉप होता है तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो व्हेन मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप इट्स कॉल्ड मेनोपॉज। तो व्हाट आर द फैक्टर्स? सर्जरी, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है, लाइफस्टाइल है, ये इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। तो एंड ऑफ द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव साइकिल मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के साथ फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ओके, so this was menopause is the onset of menstrual cycle, and menopause is the time period when menstrual cycle stops. एज डिपेंड करता है, ये फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो बीच का जो टाइम पीरियड होता है ये होता है रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल्स। तो फर्टिलिटी डिपेंड्स अपॉन मेनोपॉज, मेनोआर्क एंड डिफरेंट अदर फैक्टर्स। ये दोनों मेनोआर्क एंड मेनोपॉज डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, सोशल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो और अदर बायो इवेंट्स, let us move then। और कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इम्पैक्ट होती है फर्टिलिटी से? देन इज कॉन्ट्रासेप्शन, इससे भी फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है। देन अबॉर्शन से भी फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है। देन स्टेरिलाइजेशन से फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है। तो कॉन्ट्रासेप्शन से, स्टेरिलाइजेशन से, अबॉर्शन से, ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्शन से क्या होता है कि कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इंड्यूस्ड फर्टिलिटी, अबॉर्शन से क्या होता है, फर्टिलिटी डिमिनिश हो जाती है क्योंकि टर्मिनेट हो जाती है प्रेगनेंसी। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, तो फिकंडिटी को कंप्लीटली जब हम एलिमिनेट कर देते हैं उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ फर्टिलिटी इज कॉल्ड फिकंडिटी, इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो ये भी फैक्टर्स जो हैं फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। तो पैटर्न्स, डिफरेंशियल्स ये होते ही हैं डिफरेंट एज पे, है ना। तो फर्टिलिटी डिफरेंशियल्स हैं, कहीं रीजन्स में हाई फर्टिलिटी रेट है, कहीं रीजन्स में लो फर्टिलिटी रेट है, रूरल एरियाज में कहीं ज़्यादा है, अर्बन एरियाज में कम है। तो बड़े सारे फैक्टर्स थे, मैरिज, एज ऑफ मैरिज, सोशल कस्टम्स, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ओके, इन पे ये फर्टिलिटी पैटर्न और डिफरेंशियल वेरी करता है कि ठीक है। उसके बाद आती हैं हमारी डेमोग्राफिक थ्योरीज। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजिकल डेमोग्राफी? तो गाइस हमने क्या डिस्कस किया पिछली वीडियोस में और अभी की वीडियोस में? हमने डिस्कस किया ग्रोथ, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट के,
एजिंग के बारे में पढ़ा, सेनेसिंग के बारे में पढ़ा, थ्योरीज ऑफ एजिंग के बारे में पढ़ा। ओके, देन हमने पढ़ा एजिंग की थ्योरीज पढ़ी, सोशल थ्योरीज पढ़ी, बायोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ी, फिर हमने डेवलपमेंटल की थ्योरीज पढ़ी, हेरिक्सन की, टैक्स की थ्योरी पढ़ी। ठीक है, हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी पढ़ी, सेलुलर थ्योरी पढ़ी, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी पढ़ी, डिसएंगेजमेंट थ्योरी पढ़ी। ये सारी थ्योरीज जो है वो इम्पैक्ट करती हैं एजिंग को, एक्सप्लेन करती हैं थ्योरीज ऑफ एजिंग को। और उसके बाद हम आगे आए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज पढ़ी। तो क्या क्या रेलेवेंस ऑफ मीनोपास क्या है, और अदर बायो फर्टिलिटी इवेंट्स क्या हैं जो जिससे फर्टिलिटी हमारी इम्पैक्ट होती है। ओके, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे फर्टिलिटी हमारी इम्पैक्ट होती है, उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया, चाहे वो सोशल फैक्टर्स हो, चाहे वो जेनेटिक फैक्टर्स हो, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो, और अदर बायो इवेंट जैसे कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, स्टेरिलाइजेशन हो गया, अबॉर्शन हो गया, ये भी हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ा। हमने ह्यूमन सीरीज के बारे में पढ़ा, स्मेटोटाइप्स के बारे में पढ़ा, वाइलर्स क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, हमने शेल्टन मेथड्स ऑफ स्मेटोटाइपिंग पढ़ा, हीट एंड कार्टर मेथड ऑफ स्मेटोटाइपिंग पढ़ा, जैसे एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, मिजोमॉर्फी, है ना। तो एथलेटिक, देन डिफरेंट जो क्रैचमर्स की क्लासिफिकेशन थी, पिकनिक थी, एथलेटिक थी, और लैप्टोसोम थी। पिकनिक, एथलेटिक एंड लैप्टोसोम, क्रैचमर्स की क्लासिफिकेशन। वॉयलर्स की क्लासिफिकेशन हमने पिकनिक, लैप्टोसोम एंड एथलेटिक, इसमें लॉन्गी टाइप, ब्रैची टाइप, ठीक है, नॉर्मो टाइप एंड लॉन्गी टाइप, ब्रैची टाइप, नॉर्मो टाइप एंड मिक्स टाइप हमने स्टडी किया। ठीक है, सो गाइस चैनल को यहाँ इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस हैव अ गुड नाइट।